नमस्कार सभी दर्शकों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन आप सब लोगों का स्वागत है। आनंद, मैं आज सीधे बात शुरू करता हूँ। हमारे मोदी जी विदेश गए हुए हैं, उनको इतने सारे सम्मान मिल रहे हैं। मैं आपकी चैनल फॉलो करता हूँ, आपने इस पर कार्यक्रम भी किया, लेकिन कहीं मैंने ये नहीं देखा कि आपने उनको मुबारकबाद दी हो। अब वो इतने सारे देशों में उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। मैं अभी विकिपीडिया पर देख रहा था, 24 या 25 देश उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। और कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे कि पैलेस्टीन। भाई, हम उन्हें चाहे सपोर्ट करें ना करें, लेकिन पैलेस्टीन ने भी मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं वो। अब इसी हफ्ते घाना ने उन्हें दिया, उसके बाद कल ब्राजील में भी उनको हाईएस्ट अवार्ड मिल गया। तो उनके लिए एक मुबारकबाद तो बनती ही है हम लोगों की तरफ से, क्योंकि ये शायद दुनिया के सबसे ज्यादा अवॉर्डेड हेड ऑफ स्टेट हैं। मैं ठीक से तो नहीं पता, बट मैंने ये कहीं पढ़ा है कि इतने ज्यादा अवार्ड किसी और हेड ऑफ स्टेट को नहीं मिले हैं। और जी। दूसरी चीज ये है कि कल जब ये ब्राजील में थे, एक तरफ तो प्रेसिडेंट लुला उन्हें अवार्ड दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये खबर आई है कि हम जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए थे हमारी आकाश मिसाइल्स का, वो रद्द कर दिया गया है। अब ये थोड़ा-सा गलत बात है मेरे हिसाब से। अगर आप किसी को अवार्ड दे रहे हैं तो उसके सामने तो कम से कम ऐसा मत करिए। उनको घर आ जाने देते और फिर कैंसल करते। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट अब इटली को जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। आनंद। मैं उल्टा शुरू करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन से सबसे पहले आपने कहा ना कि भाई घर आ जाने देते उसके बाद करते। लेकिन हमारे मोदी जी कई चीजों में फर्स्ट है, तो इसमें भी फर्स्ट है कि वो विदेश में जाके वो जो विदेशी जो मेहमान होता है वो जानबूझ के इनकी बेइज्जती करता है। क्यों करता है ये नहीं मालूम है, लेकिन वो जानबूझ के बेइज्जती करता है। अभी आप ब्राजील का उदाहरण दे रहे हैं, याद रखिए यूएसए का उदाहरण। यूएसए मोदी जी का स्वागत, जब मोदी जी पहुंचे, स्वागत तो उसने बाहर आके तो नहीं किया स्वागत ट्रंप जी ने। मैं इसलिए इसको इस रेफरेंस को बता दूं कि कल कोई भी गूगल कर ले, जिस तरह से नेतन्याहू आए हैं तो लगा है कोई बिछड़ा भाई मिल गया है भाई। ये दौड़ के मिलना जुलना, उनकी बीवी को भी वो करना ये करना, मतलब नेतन्याहू लग रहा था कि नेतन्याहू नहीं कौन है। और उनकी एक और ध्यान रखिएगा, नेतन्याहू के साथ जब वो फोटो खिंचवा जो अभी पब्लिक किए हैं, तो इसको बोलते हैं ना रोटी तोड़ते हुए किए हैं। वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और उसके साथ किए, तो वो उनके घर का मामला है। इजराइल तो उनका घर का छोटा भाई है। इस तरह के तो मोदी जी का उन्होंने बाहर आके स्वागत नहीं किया, चलिए बाकी क्या करते हैं, उनका नहीं किया। लेकिन जो ज्यादा बड़ा काम किया था उन्होंने ब्राजील की तरफ, वो उन्होंने ये किया था कि मोदी जी के आने से पहले उन्होंने एक जहाज भर के लोगों को हिंदुस्तान में डिपोर्ट किया था हथकड़ी बड़ी लगा के। अब ये लगा था कि मोदी जी तो वहां जाएंगे और इनको बिल्कुल इतनी लाल लाल आंखें दिखा देंगे कि वो वहीं से खुद ही हथकड़ी लगा के कहीं ना घूमने लगे। भाई यही प्रायश्चित होगा कि साहब मैं आपके सामने पूरे टाइम हथकड़ी। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप साहब खुद ही हथकड़ी बेड़ी लगा के घूमने लगेंगे। उन्होंने क्या किया कि मोदी जी जब वापस आ रहे थे तो उनके साथ साथ उन्होंने एक एक विमान भर के और लोगों को भिजवाया, उनको भी हथकड़ी बेड़ी लगवा के। तो इसका मतलब यह है कि आज की स्थिति में जहां मोदी जी जा रहे हैं वहां भैया भारतीयों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, वो जिस तरह से वापस भिजवाने का काम करते हैं। तो ये तो हो गई इनके कितना नेगोशिएटिंग स्किल है और इत्यादि इत्यादि। आपने सम्मान की बात कही। सम्मान में दिक्कत क्या है अजय, जो क्यों नहीं करते? देखिए ये मोदी जी हर जगह सम्मान जब रिसीव करते हैं तो कहते हैं कि मैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये सम्मान है, मैं उसके बिहाफ पे करना। अब मुझे ये बताइए कि घाना और साइप्रस देश जैसे देश, छोटे छोटे देश हैं, वो अगर मोदी जी के इस सम्मान बटोरने का जो उनका एक आप उसको बीमारी कहिए आदत कहिए मालूम नहीं, जो भी चीज आप मानिए, उसको वो समझ गए हैं और इनको भारत 140 करोड़ देशवासियों को अपना सर्वोच्च सम्मान नहीं दे रहा है, नंबर 2 वाला टिका दे रहा है कई जगह। मतलब अभी जब ये गए हैं और साइप्रस में गए हैं तो उसने नंबर 1 एक नंबर का नहीं दिया, उसने नंबर 2 का दिया।
नो, ये मुझे लगता है कि ये इस भारत देश के साथ ये का अनादर है, देश का अनादर है कि इतने बड़े देश के नेता अगर जा रहे हैं तो आप अपने सर्वोच्च सम्मान को क्यों नहीं दे रहे हैं। ये भारत देश का अनादर है। ये जो डिफेंस, मतलब ये माफ कीजिएगा, जो विदेश मंत्रालय के लोग इस सम्मान को निगोशिएट करते हैं, सम्मान ऐसे तो मिलता नहीं है, तो निगोशिएट जो करते हैं उनका निगोशिएशन रद्दी है, एंड दे शुड बी टेकन टू टास्क कि आप इस तरह से हमारे देश के उनको क्यों। मोदी जी का ये जो सम्मान पाने का प्रेम है, वो मैंने उस दिन कहा था, पौला या कौन सी एक, पौला ही उसका नाम है, पौला, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। 16,000 उसके टोटल जनसंख्या है, वहां पे भी जाके सम्मान लिया। 16,000 टोटल जनसंख्या है, 16,000। मेरे भाई क्योंकि पॉलिटिक्स में थे, उनके उनके फोन में शायद 8-10 हजार लोगों के नंबर सेव थे। मेरे पास भी करीब 6-7 हजार नंबर तो मेरे यहाँ सेव हैं, जो सेव मतलब जिन्होंने या तो कभी हमसे बात किया, मैं उनसे किया है, कभी कभी उनसे बात होती रही है। हो सकता है इस 6-7 हजार में 200-400 ऐसे हों जो शायद जीवन में एक बार बात की हो, या फोन आया हो, या फोन कहीं, या फोन ना किया, लेकिन उसमें से मेजोरिटी वाले लोगों से आपका संपर्क है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी सिर्फ यहीं पे नहीं रुके थे। अगर आपको याद हो, ये कॉटलर, एक जो मार्केटिंग के सारे लोग कॉटलर की, एक इन्होंने फर्जी एक संस्था आई, उसने हिंदुस्तान में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉटलर अवार्ड किया, वो भी जाके मोदी जी पकड़ लाए, और उसके बाद दूसरा वो अवार्ड नहीं हुआ। मोदी जी को एक अवार्ड देके वो अवार्ड ही खत्म हो गया। तो ये कुछ उस तरह की चीज है कि बहुत से लोग जब, और खास करके जो नए वकील जब अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं, तो कबाड़ी के हाथ से पुरानी किताबें भी खरीद लाते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है। अगर क्लाइंट आएगा, अगर वो किताब सजी रहेंगी तो फीस ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वो किताब, जो कानूनी किताबें, वो सजाना जरूरी होता है। मोदी जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको ये अवार्ड दिखा के ये कोई वोट बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्यों इस अवार्ड के पीछे इस तरह से अंधाधुंध ढंग से पीछे लगे रहते हैं, इसका ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा इनको किसी से परामर्श लेना चाहिए कि नहीं, ये सब आप अवार्ड छोड़िए भाई, क्योंकि आपको सर्वोच्च अवार्ड भी नहीं देते हैं, आप उसी में ताली बजाते हुए खुश होकर आ जाते हैं। अजय जी आनंद, अब मैं थोड़ा सा आपसे एक जो थोड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है हमारे देश में, ये भाषा को लेकर हम लोग सभी थोड़ा इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं, और ये पिछले 2-3 साल में ज्यादा रहा है। कर्नाटक का आप देख ही रहे हैं, वहां पे कन्नड़ भाषा को लेके और बाहर वालों को किस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के संदर्भ में। वहां पे अभी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों मिलके अब अगला चुनाव लड़ेंगे, तो उसको लेकर वहां पे फिर से मराठी नॉन मराठी का राज ठाकरे ने शुरू कर दिया है, जो उनकी पुरानी आदत है, और वो मारपीट भी करते रहते हैं इसको लेके। और हालांकि उन्हें वोट कभी इस वजह से नहीं मिले हैं। अब उसके रिस्पॉन्स में जो बीजेपी के हमारे बहुत चहेते एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कल एक बड़ी वो एमपी होके उन्होंने इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने ये कहा कि इफ द थैकरेज गो टू बिहार, यूपी और तमिलनाडु, दे विल बी थ्रैश्ड रिपीटेडली। हिंदी में कहा, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है। तो एक तरफ से अगर गुंडागर्दी हो रही है और दूसरी तरफ से हमारे एमपी इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं। और इसी इसी मेंटालिटी की वजह से मैं कहूंगा कि कल एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई तमिलनाडु में। वो एक स्कूल बस थी, वहां पे ट्रेन से वो टकरा गई। अब वहां पे बजाय के इंसिडेंट को आप वहां पे उसकी जांच करें, डीएम के आ गए कि ये वहां पे जो गेटमैन था उसको तमिल नहीं आती थी, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। मतलब हम भाषा को लेके हम कुछ भी बोलने लगेंगे, और अगर आप देखेंगे ये सारा कुछ बीजेपी या उनके जो सहयोगी पार्टीज हैं, ये लोग ये फैला रहे हैं। तो हम
किस तरफ जा रहे हैं आनंद? ये भाषा को लेके ये तो ये हो जाएगा, मैं और आप तो फिर कहीं जा नहीं पाएंगे, हम अपने घर में ही बैठे रहेंगे फिर। आनंद। नहीं, अजय, मेरा थोड़ी इस बारे में मेरी थोड़ी राय फर्क है, मतलब मेरी थोड़ी अलग राय है। पहली चीज ये है कि भाषा जो है वो यूनिफाइंग, वो बाइंडिंग फैक्टर होती है। इसकी इसके बहुत से उदाहरण है। जैसे हाल के उदाहरणों में पाकिस्तान जब बना तो वो तो रिलीजन के उस पे बना था, धर्म के उस पे बना था। इस्लाम धर्म, भाई दोनों लोग हैं तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना, इसी बिना पे बना था। लेकिन वो साथ नहीं रह पाया क्योंकि भाषा के रूप में जो जो अब बांग्लादेश है वहां बांग्ला बोली जाती थी। जो वेस्ट पाकिस्तान है वहां पे पंजाबी और सिंधी का डोमिनेंस ज्यादा था, और राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में पाकिस्तान उर्दू को अडॉप्ट कर रही थी, जिसके प्रति बांग्लादेश, मतलब उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश को ये मंजूर नहीं था। और ये जो सबसे बड़ा बाइंडिंग फैक्टर और जो सबसे बड़ा जो एक, जिसपे उन लोग एक साथ एक झंडे के नीचे जुटे और उन्होंने अपना देश अलग किया, वो भाषा थी। आप जहां बैठे हुए हैं हैदराबाद में, ये याद रखिएगा कि तमिलनाडु से एक लंबा आंदोलन चला था तेलुगु भाषा को लेके, और उस समय जब आंध्र प्रदेश बना था तो उसके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो श्रीराम लाल श्रीलाल, मैं नाम वो भूल रहा हूं, उनका, उन्होंने लंबा आंदोलन किया था और भूख हड़ताल की थी, उनकी जान चली गई थी। और तमिल से ये तेलुगु भाषा के नाम पे ही ये राज्य अलग हुआ था। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाषा के मामले में सब लोग सेंसिटिव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहली चीज ये है कि आप अगर किसी किसी अच्छा, ये सब जो हो रहा है वो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कि अगर इस देश में आपको रहना है तो आप हिंदी सिर्फ बोलिए, एक ही रिलीजन होगा, हिंदू हिंदू, और मतलब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की का इन लोग बार बार नारा देते हैं। मेरा कहना यह है कि जो राज ठाकरे कर रहे हैं वो सबको पता है, राज ठाकरे के उसको कोई अप्रूव ही नहीं कर सकता है। अब बीजेपी क्यों कर रही है, इस पे करना चाहिए। बीएमसी इलेक्शन सामने आ रहे हैं, बीजेपी को पता है कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं तो राज ठाकरे का अभी तक वो इलेक्शन में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल ठेठ फेल्योर रहे हैं, बहुत ही असफल राजनीतिक रहे हैं जहां तक सीट की बात है। लेकिन जो जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है वो उसी राजनीति को वो भी करते हैं। बीजेपी हिंदुत्व करती है, वो मराठी मानुस करते हैं। तो वो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी को ये कहने का उनके लिए ये हक है। बीएमसी इलेक्शन है, वोट को कंसोलिडेट करना है, और उससे ज्यादा वोट को कंसोलिडेट करना है बिहार में, क्योंकि अब महाराष्ट्र के इलेक्शन हो चुके हैं, अब तो 4.5 साल बाद होंगे, बिहार का इलेक्शन सामने खड़ा है। और वो कहीं अगर बिहारी अस्मिता और इस तरह का कुछ, अगर निशिकांत दुबे कुछ करने में सफल हो जाते हैं तो इससे बीजेपी का उल्लू सीधा हो जाएगा। ये भाषा किसी के लिए कहना कि तुमको पटक पटक के मारेंगे, तो निशिकांत दुबे जी में अगर इतनी ही हिम्मत है और इतने ही वो अपने लोगों के, जो जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके प्रति इतने समर्पित हैं, तो चले जाएं अकेले एक बार बंबई, बिना सिक्योरिटी, बिना उसके, अकेले चले जाए ना, अकेले आम जन की तरह चले जाएं, और फिर वहां जाके, वहां से जब वापस आ जाएंगे तो फिर हम लोग इनकी बात को, यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड उसमें में रह के अपने बॉसेस को खुश करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे जो बॉसेस हैं अमित शाह और मोदी जी को, उनको इसी तरह की भाषा पसंद आती है, उनको खुश करने के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, केवल इस भाषा पे ही उनके ऊपर एफआईआर होके उनको कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक रही है, जो आप देखिए 3 भाषा का, ये महाराष्ट्र ने तो अभी शुरू किया, और क्योंकि राज ठाकरे उसको बहुत क्रूडली फॉलो करते हैं, ये आंदोलन तो स्टालिन के अगुवाई में दक्षिण के चारों राज्यों में कहीं ना कहीं ये बात शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि भाई थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आप क्यों करेंगे, आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। और मैं भी ये मानता हूं कि अगर आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की जो भी भाषा है
वो आपके स्कूल में और आपको आनी ही आनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं, उसको बता के खत्म करूंगा। बिहार की जो भाषा वो हिंदी नहीं है। बिहार की ओरिजिनल भाषा मैथिली, भोजपुरी और मगही है। हिंदी को आप संपर्क भाषा के रूप में कह सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ठीक है कि निशिकांत दुबे जी ने जो कहा वो तो नहीं है, लेकिन जो भी हमारे घर के, मेरी मेरी बेटी मुंबई में रहती है, मेरी नत, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आप मुंबई में रहते हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो आप कोई मास्टरी मत कर लीजिए, आप कोई पीएचडी उसमें मत कर लीजिए, लेकिन साल 2 साल में 3 साल में एक वर्किंग मराठी तो वहां के रहने वालों को, जो जिनको जीवन भर रहना है वहां, मान लीजिए कोई नौकरी करने गया है कि एक साल रह के वापस आ जाए, ठीक है, उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं है, लेकिन ये उन सारे लोगों के लिए जो हिंदी भाषियों महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर आप एक नई भाषा, और महाराष्ट्र नहीं, देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर वो तेलंगाना में रहते हैं, वो तमिलनाडु में रहते हैं, वहां की लोकल भाषा सीखने से आपका सामंजस्य बेहतर होगा, आपको आदर ज्यादा मिलेगा और आपके लिए ही अच्छा है। तो सिर्फ ये हिंदी वालों का जो है ना कि हम तो किसी की भाषा नहीं सीखेंगे, अब तुम हमारी भाषा सीखो, तो ये मेरे ख्याल में अनुचित है। और मैं एक छोटा इंसिडेंट बता दूं कि कल ही परसों मैंने किसी का देखा, किसी ने कहा, उसने कहा कि फ्रांस वो गए थे और उन्होंने कुछ, उनको समझना था, वो समझ नहीं पा रहे थे, तो जो वो किसी जिसके पास भी गए, उससे इन्होंने कुछ बताने की कोशिश की, उसने कहा नहीं, तो इन्होंने फिर अंग्रेजी में बताया, तो उसने साफ कहा कि वी डोंट नो इंग्लिश। फ्रांस में घूमने आए हो तो या तो फ्रेंच बोलो या अपनी बात करो, या अपनी साइन लैंग्वेज, या वो, अब तो खैर आसानी हो गई, गूगल से आप ये कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो राष्ट्र में ये धर्म अर्थ से ज्यादा जो सबसे बड़ी चीज, किसी भी, माफ कीजिएगा, किसी भी राज्य को जो सबसे बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर होता है वो भाषा ही होती है। और मैं चलते चलते एक बात कह दूं, क्योंकि आप वहां से रहे हैं, आप वहां, जैसे दक्षिण भारत की भाषाएं बहुत समझ में कुछ भी नहीं आती हैं, उसी तरह से मैंने देखा कश्मीर की जो भाषा कश्मीर में बोली जाती है वो भी बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो बिल्कुल फर्क भाषा है। जैसे आप थोड़ा बहुत गुजराती, मराठी, बंगाली, इन सबको आप खुद सिर पैर समझ सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, पंजाबी, आपको एक जनरल सेंस तो है ही कि ये क्या कहा जा रहा है, हो सकता है 100% ना समझे, लेकिन वहां का भी, मैंने कहा भाषा की बात चल रही थी, तो आप जहां से हैं वहां की भाषा भी बिल्कुल फर्क है। अजय जी आनंद, अब मैं बात करूंगा तीसरा टॉपिक आज का, जो ये स्ट्रैटेजिक रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है बिहार में। ये 24 तारीख को नोटिफिकेशन आया और बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, कह रहे हैं आज आधा उन्होंने कर भी दिया है आज। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये क्लीन अप है और इसके खिलाफ पूरा इंडिया अलायंस खड़ा हो गया है। अब मेरे को इसमें क्लीन अप तो एक तरफ है आनंद, लेकिन इसमें जो चिंता की बात यह है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स को एक तरह से एक्सक्लूड करने का भी प्लान है, और जिन लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कहा यह जा रहा है कि 4 करोड़ 4.5 करोड़ वोटर्स इससे खतरे में आ रहे हैं, वो अपनी एलिजिबिलिटी शायद प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही गंभीर इश्यू है मेरे हिसाब से कि किसी को आप डिसफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उसका वोट ही आप छीन लेंगे। तो ये पॉलिटिक्स थोड़ी खराब तरफ चल रही है, बीजेपी पता नहीं हारने जा रही है इसलिए कर रही है। तो आपने इस पर एक कार्यक्रम अलग से भी आप कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी समझा दीजिए कि ये किस तरफ हो रहा है, क्योंकि अगर ये बिहार में हो गया तो ये बाकी जगह भी फिर आप नहीं रोक पाएंगे, ये बाकी प्रदेशों में भी जाके, ये तेलंगाना में भी हो जाएगा, तमिलनाडु में भी हो जाएगा, ये सब इलेक्शन अब आने वाले हैं। आनंद जी, देखिए अजय, ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये एक धर्म समुदाय को, खास करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्शन कमीशन का काम किसी की नागरिकता प्रमाणित करने का नहीं, इट इज नॉट हिज जॉब। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है होते हैं, उनका ये काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ये नंबर 2 बात हो गई है।
अब जरा आ जाएं, इनकी जो गिनती है वो भी गलत है, मतलब ये बेसिक्स पे भी। अच्छा, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप किसी और के कहने पे बिना अपना दिमाग लगाए कोई जल्दी जल्दी किसी मतलब अपने आका के कहने पे हुक्म बजा रहे होते हैं, तो आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। ये जो बार बार आंकड़ा दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 7 करोड़ 90 लाख लोग इनके वोटर थे एज ऑन डेट। नए ऐड होंगे करीब, वो अलग बात है। और उसमें वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 को इसमें से मोटे तौर पे मैं बोल रहा हूं करीब 4.96 या 4, मोटे तौर पे मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूं 1-2% के मार्जिन के साथ, 5 करोड़ वोटर ऑलरेडी इनके हिसाब से 1 जनवरी 2003 को थे। उनको उनको केवल एक 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 फिर से प्रमाण पत्र देना है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं देना है। और जो बाकी 3 करोड़ हैं, जो 1 जनवरी 2003 के बाद नए वोटर बने हैं, उनको बहुत डिटेल चीजें देनी है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। उसकी 11 लिस्ट इन्होंने दी है कि इन 11 में से कोई भी प्रमाण पत्र दे दीजिए, इत्यादि इत्यादि। अब 4-5 चीजें आ रही हैं। पहली चीज ये है कि आप ये जो, अच्छा ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, कोई भी जाके देख सकता है। 2004 का लोकसभा का इलेक्शन, आप किसी भी साइट पे चले जाइए, आप विकिपीडिया चले जाइए, इंडिया वोट्स पे चले जाइए, इलेक्शन कमीशन की साइट पे चले जाइए। 2004 में, ये 1 जनवरी 2003 की बात कर रहे हैं, 2004 में बिहार में कुल मतदाता इन साइट से 5 करोड़ 5 लाख थे। जो ये भी वही फिगर कह रहे हैं, 2003 में उससे थोड़ा कम कह रहे हैं, 4 करोड़ 96 लाख है, कुछ इस तरह का कह रहे हैं, तो 5 करोड़ के आसपास। अब मुझे ये बताइए, ये आज कह रहे हैं नहीं, वो जो 5 करोड़ मतदाता थे वो तो हैं, ये जो 3 करोड़ नए ऐड हुए हैं, हमें इनसे इनका इनका इनके माता पिता, इनका तो प्रमाण पत्र चाहिए ही, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके माता पिता का भी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। पहली चीज, क्या 1 जनवरी 2003 के बाद अभी तक 2025 में हम लोग बैठे हैं, पिछले 22 साल में कोई किसी भी मतदाता की मृत्यु नहीं हुई है? मतलब वो जो 5 करोड़ उस समय थे, वो 5 करोड़ आज भी जिंदा हैं। तो भाई सबको फिर बिहार ही चलना चाहिए। अगर वहां कोई मरता नहीं है तो इससे अच्छी स्टेट कौन सी हो सकती है? सब लोग वहीं पे माइग्रेट कर जाएं और वहीं पे रहने लगे। एक जैसे इकागाई या कौन सी एक जापान का एक गांव है जहां पे वो 100 साल, तो सबको वहां माइग्रेट कर जाना चाहिए। जो वहां की फिगर ही है उसके अनुसार 1 करोड़ से ऊपर लोग, करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग मर चुके हैं, वोटर। ये समझना इसलिए जरूरी है कि आप जो 5 करोड़ कह रहे हैं और कह रहे हैं 3 ही करोड़ का, वो ये नहीं है। 1 करोड़ 10 अगर जोड़ देंगे तो आपको 3 नहीं, आपको 4-4.25 करोड़ लोगों से आप वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि वो जो मरे, ये नए जो हुए वो 3 करोड़ नए नहीं हुए, वो 4 करोड़ से ऊपर नए मतदाता हुए हैं। तो इन सारे लोगों से आप ये कह रहे हैं कि वो लाओ अपना डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि आप और हम, मुझे ये बताइए, आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ कहां से देंगे? क्योंकि हम सब लोगों के पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, मार्कशीट या वो है, उसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। आपको आपका लड़का जो 2003 के बाद वोटर बना है हैदराबाद में, उसको आपके से आके पूछेगा कि अपना प्लेस ऑफ बर्थ आप क्या देंगे डॉक्यूमेंट, अजय? अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट किया कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप ले आइएगा और उसको हम प्रूफ मान लेंगे। उस 11 डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मांगा जा रहा है, वो डोमिसाइल होता है, आप वहां के रहते हैं। अच्छा, इन 11 डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड इज नॉट अ डॉक्यूमेंट विच इलेक्शन कमीशन इज अग्रीइंग। लेकिन डोमिसाइल अगर आपका है तो डोमिसाइल बनवाने के लिए आधार कार्ड चाहिए। तो ये कुछ अजीब मंदबुद्धि लोगों के दिमाग की उपज है। और मैं 2 बातें और कह दूं, क्योंकि वो समझना जरूरी है। इन्होंने एक बेईमानी का काम और किया है, ये कई लोग उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तो बीएलओ है। बीएलओ ये बूथ लेवल ऑफिसर होता है, जो
कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजिम होना चाहिए, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो मतलब वो सरकारी होना चाहिए, उसको ये एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है। अब बीएलओ के साथ साथ इन्होंने कहा है कि हमने 1 लाख स्वयं सेवक इसमें और जोड़ लिए हैं। हालांकि अखिलेश यादव कह रहे थे उसमें आर क्यों हटा दिया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक ही बोल देते। 1 लाख स्वयं सेवक इन्होंने 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर रिक्रूट कर लिए। ये जब 10,000 लोगों को बिहार या उत्तर प्रदेश में वो रिक्रूट करना होता है, जहां पे लोग पैसा दे रहे होते हैं, उसमें तो 4 बार पेपर वो लीक होता है, 5-6 साल लगते हैं, वो तो रिक्रूट कर नहीं पाते हैं। इन स्वयं सेवकों को इन्होंने 2-3 दिन के अंदर रिक्रूट करके उनको काम पे भी लगा दिया। ये टोटलिटी में अगर देखिए, अच्छा उसके बाद मैं आखिरी बात कह के खत्म करूं, ये एक कौन कह रहा था, ये बिल्कुल नए चीजें रोज ला रहे हैं। जब एक बार आपने एक सर्कुलर जारी कर दिया किस तरह से होगा, उसके बाद उसकी क्लैरिटी के लिए फिर एक नया निकालना है, अब ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि वो कोई वो देने की जरूरत नहीं है आपको, पुराने वोटर्स को सिर्फ फॉर्म जमा कर दीजिए और बाकी लोग भी फॉर्म जमा कर दें, फिर वहां पे हम जगह पे भेज के उसको वेरीफाई कराएंगे, सत्यापित करवाएंगे। वो ईआरओ जो है वो जाएगा और वो मौका मुआयना करके देखेगा कि ये है कि नहीं। तो आप भी समझ सकते हैं मौका मुआयना क्या होगा। जैसे बुलडोजर के चलाने में मौका मुआयना होता है और एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के ही घर पे बुलडोजर चलता है, बाकी भले ही गलत और लोग भी बनाए हो लेकिन उसमें नहीं चलता। उसी तरह का मौका मुआयना ईआरओ साहब करेंगे। नाउ ईआरओ साहब को आप ये डिस्क्रिशनरी पावर कैसे दे सकते हैं? हाउ ईआरओ कैन कम एंड डिसाइड कि उसको मेरा चेहरा या मेरे मोहल्ले में देख के लगता है कि ये वोटर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? ये सारा कुछ गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, क्रिमिनल काम है। उम्मीद है कि कल ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई ना कोई वो करेगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है। उस संविधान हमें गारंटी बहुत सी चीजें करता है। उस संविधान से देश को चलाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक सरकार बनती है। वो सरकार जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो सरकार को चुनने के लिए हमारी एक ही प्रक्रिया, वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र अगर मजबूत नहीं रहेगा तो संविधान कमजोर होगा, हमारे और आपके हक मारे जाएंगे। और उस लोकतंत्र को चलाने के लिए चुनाव सबसे जरूरी प्रक्रिया है। और उस चुनाव को जिस तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार उसको हाईजैक करके अपना कुछ जेबी एडिशन बनाना चाहती है, मेरे ख्याल में ये सारी चीजें भयावह हैं, चिंताजनक हैं, और इस जितना जिससे हो सके उतना इस पे अपनी आवाज उठानी चाहिए। अजय। ये आनंद, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से और विस्तार से ये एक्सप्लेन किया। आई थिंक अब हम सबकी नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट पर कि आगे क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार। थैंक यू अजय, थैंक यू।